हाय, वेलकम बैक टू ओपन क्रैश कोर्स ऑफ सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। आज हम कंप्लीट इंडियन पॉलिटिकल थॉट पूरा करेंगे और लगभग 1 घंटे से कम टाइम में करेंगे। तो अगर आपका पूरा प्रिपरेशन का जर्नी प्रिपरेशन साइकिल देखा जाए तो 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस 1 घंटा आपको लगभग इसके ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं। और इस क्रैश कोर्स के लेक्चर 1 घंटे के लेक्चर्स के बाहर का मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में कुछ आने वाला है। ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना है, एक्टिवली देखना है। ठीक है। तो ये राजा राम मोहन रॉय, गांधी, अंबेडकर, सावरकर, कौटिल्य ये आपके सिलेबस में है। और साथ ही साथ हम पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फुले एंड टागोर भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि टागोर के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ज्योतिबा फुले की रिगार्डिंग क्वेश्चन आपकी इक्वालिटी जो सिलेबस में पॉलिटिकल थ्योरी में वहाँ पे शायद कुछ पूछे, इनका बुक या कुछ हो सकता है। या पंडिता रमाबाई जी के ऊपर जो आपका जेंडर एंड फेमिनिज्म आपके सिलेबस में है वहाँ से कुछ आ जाए तो हो सकता है ना। तो इसलिए कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते हम, तो ये भी कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ पूरे यूजीसी नेट और सीयूटी पीजी के सारे क्वेश्चंस जो आए थे ना, तो वो एज ए ऑनलाइनर्स हर एक थिंकर के बाद वो भी हम देखेंगे क्या क्या आया था किसके ऊपर। तो कौटिल्य के ऊपर अगर देखें तो 2022 में एक आया था, 25 में 2 आए थे। राजा राम मोहन रॉय जी के ऊपर 2024 में 2 आए थे, नहीं तो नहीं आए हैं। गांधी जी के ऊपर 3 1 3 1 2 हर साल लगभग 2 3 क्वेश्चन आते रहते हैं। अंबेडकर जी के ऊपर 2 1 3 1 25 में नहीं आया था। तो ये दो स्कॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और इन दोनों के डेप्थ में भी जाते हैं, ऐसे नहीं कि जस्ट बुक्स या कंसेप्ट पूछते हैं, थोड़ा बहुत डेप्थ में जाएंगे। कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आता है कि पूरा कंसेप्ट के ऊपर 3 4 स्टेटमेंट बना देते हैं। अदरवाइज जो बाकी के जो स्कॉलर्स है ना, सावरकर हो या राजा राम मोहन रॉय या कौटिल्य हो, इनका बस कौन सा कंसेप्ट किसका है, कौन सा बुक किसका है, सावरकर जी का कोई इंस्टीट्यूशन कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने कभी स्टेब्लिश किया, ये सब थोड़ा ऊपर ऊपर सुपरफिशियल क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इन दो स्कॉलर्स में थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाके समझेंगे। ठीक है। तो बहुत अच्छे से करने वाले हैं। 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है यार, आपके पूरे दिन में 1 घंटा क्या है, कुछ भी नहीं है। और पूरा मतलब प्रिपरेशन साइकिल देखो तो भी कुछ भी नहीं है। तो प्लीज स्टे करना है अच्छे से, पूरा 1 घंटा मेरे साथ देखना है इस वीडियो को। सो लेट स्टार्ट दिस। सो जस्ट 10 सेकेंड्स एंड विल स्टार्ट। अभी भी बहुत लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। अगर आप उसको एक्सेस करना है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। सेकंड बात, अभी भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यहाँ से क्या होता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हमारी वीडियोज़ की रीच बढ़ती है। ठीक है। तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो हम्बल बैकग्राउंड के, जो नहीं पेड क्लासेस लगा पा रहे वगैरह वगैरह। तो वीडियो हमारा प्रमोट करता है यूट्यूब, और फिर उनके पास पहुंचना इजी हो जाता है। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना है। बीइंग पॉलिटिकल टाइप करोगे तो आ जाएगा, ये उसका डीपी है। ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना है। सो वी बिगिन। सो लेट्स सी कौटिल्य। सो मास्टर ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ठीक है। 350 275, मतलब इतना टाइम पीरियड जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत लगभग 2300 ईयर्स एगो। तो 4th सेंचुरी बीसी तक्षशिला यहाँ पे उनका बर्थ प्लेस माना जाता है। एंड कौटिल्य इनका नाम जो गोत्र से डिराइव किया हुआ था। सो इनके फादर का नाम चनक था। अलग अलग पता नहीं कौन सा एग्जाम में क्या पूछे आजकल। ठीक है। तो विष्णुगुप्ता उनका पर्सनल नेम है, ऐसे बिलीव किया जाता है। और इनको इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक है। सो एक एज ए टीचर, एज आचार्य इन्होंने काम किया है। एज ए किंग मेकर, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने एक शपथ ली थी कि नंदा डायनेस्टी जो थी उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि उनका इंसल्ट वगैरह हुआ था वहाँ पे। और इनके बारे में अलग अलग बुक्स में हमें मेंशन मिलता है, जैसे कि मुद्रा राक्षसा जो है विशाखा दत्त का, या दंदीन का ये जो बुक है कि दशकुमार चरिता, या सोमदेवा का ये जो बुक है कथासारथी सागरा। तो ऐसे अलग अलग, या बुद्धिस्ट जैनिश लिटरेचर में भी इनका हमें मेंशन मिलता है। तो अर्थशास्त्र एक इनका सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है। तो अर्थ यानी वेल्थ, अर्थ, टेरिटरी, इस तरीके से देखा जाता है। और शास्त्र मतलब साइंस, ट्रिटी, तो इसका ये पूरा शास्त्र है। तो कोर थीम क्या है कि अटेनमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ, या मतलब जो टेरिटरी है उसका प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे मैकियावेली भी बोलता है। तो तो इसको स्टेट को गवर्न करने का एक शास्त्र वो लेके आ रही है, स्टेट क्राफ्ट। ठीक है। तो उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, जो भी स्पियोनोज है या वॉरफेयर है, इन सब की वो बात करते हैं। तो अलग अलग 15 बुक्स, 150 चैप्टर्स, 180 टॉपिक्स, लगभग 6000 वर्सेस, इन सब का इसमें मिलते हैं। और इनको जो मैन्युस्क्रिप्ट तो था वो लॉस्ट हो गया था, इसको रीडिस्कवर्ड किया है आर श्यामा शास्त्री ने, जो कि मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन थे। उसके बाद इसको 1909 में फिर से रिपब्लिश किया गया। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1915 में किया गया है। ठीक है। अलग अलग एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रही है, इसलिए मैं यहाँ सब इंक्लूड कर। सो व्हाट इज सप्तांगा थ्योरी। ठीक है। सप्त अंग मतलब 7 ऑर्गन्स। ठीक है। तो स्टेट को एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म
देखा गया है। तो अलग अलग अंग अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के। तो स्वामी जो होता है वो हेड सॉवरिन, ठीक है। एक मतलब उसको उसका काम है कि स्टेट को अलग अलग एक्सपांड करना, टेरिटरी को, उसको लीडरशिप प्रोवाइड करना। अमात्य होता है मिनिस्टर, जो उसका आइज की तरह होता है स्टेट के, ठीक है। उसका पूरा ब्यूरोक्रेसी के तो ऊपर ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव जो भी किंग्स के ऑर्डर्स है। जनपद मतलब पीपल, टेरिटरी ये भी इंपॉर्टेंट है, एक फाउंडेशन है, मतलब एक फर्टाइल लैंड, एक लॉयल पॉपुलेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक मतलब जनपद है ना, लेग्स या थाइज जो होते हैं जैसे, उस तरीके से। दुर्गा यानी जो आर्म्स, डिफेंसिव ऑफेंसिव, फोर्टिफिकेशन, वाटर, हिल, डेजर्ट, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। देन कोशा यानी ट्रेजरी, जो माउथ है, मतलब फाइनेंशियल बैकबोन, कलेक्टेड थ्रू जस्ट टैक्सेशन होना चाहिए टू मेंटेन आर्मी, ये सब रेवेन्यू वगैरह जरूरी है। देन दंडा भेदा आर्मी, मतलब ब्रेन माइंड जो है, मतलब सिंबल ऑफ डिसिप्लिन, फोर्स मस्ट बी हेरिडेटरी एंड लॉयल, मतलब जो भी आर्मी है ये मतलब लॉयल होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वो लॉयल होना, ठीक है। मित्रा अलाय जो मतलब ईयर्स है, इस तरीके से कि फ्रेंड इसेंशियल टू हेल्प, मतलब जो भी डिस्ट्रेस का टाइम होगा तब वो हमारे काम में आने चाहिए। तो इस तरीके से ये अलग अलग अंग होते हैं। सो मंडल थ्योरी, व्हाट इज मंडला थ्योरी ऑफ द कौटिल्य। तो राजमंडला या मंडला थ्योरी इसको बोला जाता है। तो एक आज के जमाने में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस, यही मतलब मंडल थ्योरी है। मतलब अलग अलग स्टेट के बीच में मतलब स्टेट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट नेशन स्टेट्स। तो क्या रिलेशंस कैसे होने चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। इंटरस्टेट रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी या पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है वो कैसे कैसा है, उसको कैसे देखते हो। तो कोर प्रिंसिपल्स क्या है कि एक है विजिगिशु, मतलब सेंट्रल किंग हु एस्पायर्स टू कॉन्क्योर, मतलब किंग को कॉन्क्योर करना है, एक्सपांड करनी है अपनी टेरिटरी, ठीक है। तो जब उसको टेरिटरी एक्सपांड करनी होगी तो जो उसके नेबरिंग कंट्रीज है वो थोड़ी ना उसको वेलकम करेंगे, हाँ भाई आ जाओ हमारे कंट्री में घुस जाओ, हमारे टेरिटरी ले लो, नहीं होगा। तो जो भी नेबरिंग कंट्रीज होंगे वो तो अपोज करेंगे उस एक्सपांशन को, तो वो सारे शत्रु हो जाएंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो योर नेबर इज योर नेचुरल एनिमी, द नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड। तो इस तरीके से, क्योंकि उसका जो नेबर होगा वो उन दोनों में शत्रु होगा, तो वो उसका शत्रु है तो आपका वो दोस्त हुआ। तो इस तरीके से ये उसका बेसिक रूल है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है कि एक सर्कल ऑफ स्टेट्स ऐसे देखा गया है, मंडला, ठीक है। तो 12 टाइप्स ऑफ किंग्स की बात यहाँ पे की हुई है। तो इन फ्रंट मतलब एक्सपांशन जब हम कर रहे हैं तो एक विजिक्सु होता है जो मतलब कॉन्क्यूरर, जो मेन किंग है। अरी मतलब जो एनिमी है, मतलब इमीडिएट नेबर्स जो है। मित्रा मतलब जो अरी का नेबर है, ठीक है। तो ये सारे हुए मित्र। देन अरी मित्र मतलब फ्रेंड्स ऑफ एनिमी, एंड मित्र मित्र मतलब फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। तो उस तरीके से वो पूरा सर्कल होता जाता है। और जो इन रियर मतलब एक्सिस ऑफ सिक्योरिटी के टाइम, मतलब यहाँ पे पर्शनी ग्रहा, एनिमीज द रियर, बैक स्टैबर जो भी है, या आक्रांदा फ्रेंड इन द रियर, मतलब चेक इन द पर्शनी ग्रहा वगैरह वगैरह। इतना मुझे लगता नहीं है कि अभी आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है यहाँ पे। फ्रेंड ऑफ द रियर फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ द रियर एनिमी वगैरह वगैरह, बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके से ये पूरा सर्कल्स मैप किए हुए हैं, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ सॉवरेनिटी कितने हैं, 72, ठीक है। ये फिगर याद रखो, ये अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाकी यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसको अगर हम क्रिटिकली देखें तो बिल्कुल, जब हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस देखते हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस देखते हैं, तो ये अप्लाई हो जाता है मंडला थ्योरी, ठीक है। क्योंकि नेबर्स जो भी है हमारे रिलेशंस तो अच्छे हैं नहीं, लेकिन कभी कभी अपोजिट भी उसको हम काउंटर कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया और भूटान के जो रिलेशंस है वो तो अच्छे हैं। तो उस तरीके से देखें तो काउंटर व्यू भी दिया जा सकता है। देन एक सद्गुण नीति या सिक्स फोल्ड फॉरेन पॉलिसी की कौटिल्य बात करते हैं। सो 6 मेथड्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या क्या है, एक है संधि, मतलब एक पीस ट्रीटी, अकोमोडेशन होना चाहिए। एक होता है मतलब अलग अलग टाइम्स की बात कर रहे हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट में क्या होना चाहिए, ठीक है। एक होता है विग्रह वार हॉस्टिलिटी, मतलब जब आप स्ट्रांग हो तो मतलब आपको बिल्कुल हॉस्टाइल होना है, वॉर पे चले जाना है, एक्सपांड करना है। एक होता है न्यूट्रलिटी, मतलब जब इक्वल आपकी पावर हो तो थोड़ा वेट करो, मतलब खुद को और स्ट्रांग कराओ। तो असना इसको बोला गया है, न्यूट्रलिटी, वेटिंग में रहना है। एक होता है याना, मतलब मार्चिंग एक्सपीडिशन, मतलब प्रिपरेशन ऑफ वॉर, जब आप उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। एक होता है समश्रया, मतलब सीकिंग शेल्टर अलायंस, जब आप लगे कि आप जो जिसके साथ आपका वॉर चल रहा है या जो भी आप वीक हो, तो मतलब अलायंस करो आप, या आप किसी के वहां पे जाके शेल्टर ले लो या मतलब सपोर्ट ले लो। और दूसरा होता है द्वैधी भव, मतलब ड्यूअल पॉलिसी, पीस विथ वन एंड वॉर विथ अनदर, मतलब क्योंकि एक ही साथ टू फ्रंट्स पे वॉर आपको मुश्किल हो जाएगा ना, तो एक एक को तब तब तक दोस्त बना के रख दो, दूसरे के साथ वॉर पे चले जाओ। तो इस तरीके से अलग अलग फॉरेन पॉलिसी में हमें देखने को मिलता है। मतलब यही है ना कि अभी भी
अलायंस फॉर्मेशन होता है जिसको हम बैलेंस ऑफ पावर की तरह देख सकते हैं। ठीक है, जो कंट्री स्ट्रांग होती है वो वॉर पे चली जाती है। तो ये सब ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म ये सब यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी उनका स्पियोनेज जो था उसकी तरफ देखते हैं कि अ, इसको कैसे वो देखते हैं। एक गोपा विलेज लेवल ऑफिसर होता है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन रिकॉर्ड कीपिंग एक्सेट्रा। ठीक है, उसको 5 to 10 विलेजेस का चार्ज रहेगा। देन हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ स्पाइस, ठीक है, वो सब होगा। तो वो सब मॉनिटर करते रहेंगे कोई करप्शन तो कहीं नहीं हो रहा, कोई एनिमी को हेल्प तो नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। जो ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात जो कर रहे हैं, कौटिल्य बिलीव्ड दैट स्टेट ओरिजिनेटेड इन द टू एंड ऑफ मत्स्यना, अ लॉ ऑफ फिश एंड एनार्की वेयर बिग फिश ईट द स्मॉल। तो मतलब यही है ना कि अगर आप रियलिज्म की बात करो तो यही स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, न्यू क्लासिकल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म जो है वो यही एनार्की की बात करता है कि स्ट्रक्चर जो है वो एनार्किक है। तो यही पे यही बात हो रही है कि एनार्किक सिस्टम में बिग फिश छोटे फिश को खा जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वेयर पीपल एग्रीड टू पे टैक्सेस इन रिटर्न ऑफ प्रोटेक्शन। तो यही मतलब जो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट बाद में आए, हॉब्स, लॉक, रूसो, तो यही तो बात कर रहे हैं मोस्टली। अगर हॉब्स की हम बात करें तो मैकियावेली के साथ भी कंपेयर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बोथ सेपरेटेड एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, सो पॉलिटिक्स इज अ रियलिस्ट डोमेन। उस तरीके से बोथ फोकस्ड ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, सो हाउएवर कौटिल्या's किंग इज बाउंड बाय धर्मा वेयरएज मैकियावेली's प्रिंस इज अबव कन्वेंशनल मोरालिटी। उस तरीके से देखा जाता है। अलग अलग 4 मेथड्स बताए हैं, उपायास कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। एक साम, कंसिलेशन, दान, गिफ्ट, ब्राइबरी, भेदा, डिसेशन या डिवाइड एंड रूल, एंड दंडा, फोर्स एंड पनिशमेंट। ठीक है, सो अलग अलग पीवाईक्यूज आते हैं। ऑर्थर ऑफ अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य। इसको इस बुक को किसने डिस्कवर किया था? फिर से आर क्षमा शास्त्री ने। सप्तांगा थ्योरी, 7 लिम्स ऑफ स्टेट, अलग अलग लिम्स भी पूछ सकते हैं, कौन से 7 ऑर्गन्स है, कौन से। मंडला थ्योरी, इंटरस्टेट रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी। विजिक्षु मतलब जो जो मेन किंग है, जो कॉन्क्यूरर है। गोपा इज रेवेन्यू कलेक्टर है। दंडा मतलब सिंबल ऑफ डिसिप्लिन आर्मी। सो लेट्स नाउ डू राजा राम मोहन राय। ठीक है, सो उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसेंस ये भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के साथ ऐसे माना जाता है कि रैशनल थॉट्स या साइंटिफिक टेम्परामेंट या ये सब चीज़ें या जो सुपरस्टिशंस थी या जो कंजर्वेटिव कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, उनको चैलेंज करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो मुगल एम्परर जो थे अकबर टू, इन्होंने उनको ये टाइटल दिया था। ठीक है, राजा। इनकी जो डेथ हुई है वो ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में हुए है, वहाँ पे उनकी समाधि भी है। और इनका जो बर्थ है वो 22 मई 1772 राधानगर बंगाल में हुआ है। ठीक है, सो कोर फिलोसफी क्या है? एक है रिलीजियस सिंथेसिस। यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते हैं, मतलब सारे रिलीजन से जो जो अच्छी चीज़ें बोरो करनी है, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, या जो भी सारे रिलीजन्स है। ठीक है, सो ईस्ट और वेस्ट का दोनों का एक सिंथेसिस, एक स्पिरिचुअल सिंथेसिस की वो बात करते हैं। और मोनोथियज्म ऑफ इस्लाम जो है, प्लस एथिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है, और फिलोसफी ऑफ उपनिषद वेदांता, इन सबको क्लब करना है। ठीक है, सो यूनिवर्सल रिलीजन, ऑल रिलीजन्स का एक कॉमन कोर होता है। वो क्या है? एक वन सुप्रीम बीइंग में एक बिलीफ होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल एंड बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये 3 चीजें याद रखो। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था डीओटी में, यूजीसी नेट पे ऊपर स्पिरिचुअल सिंथेसिस के ऊपर यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका था। द क्रिटिक ऑफ आइडोलेट्री, क्योंकि कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करनी है, इसके अगेंस्ट थे वो। ठीक है, सो कोई भी आइडॉल वर्शिप वगैरह नहीं करनी है। क्योंकि वेदास में भी ऐसे नहीं लिखा है कि कोई आइडॉल वगैरह उस टाइम पे था भी नहीं है। एक सॉर्ट ऑफ एक सोशल इविल है ये, इस तरीके से वो उसके ऊपर लिखते हैं। एक मॉडर्निस्ट अप्रोच है, रीजन एंड सोशलिटी के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे। जो भी है सोच समझ के क्वेश्चन करके करना है, जैसे है ऐसा नहीं लेना है। और यूटिलिटी क्या है हर एक चीज़ की, तो वो भी देखनी है। सो मॉडर्निटी के फेवर में थे और एक रिफॉर्म ट्रेडिशन को सपोर्ट करते थे, और एक उपनिषद का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म की भी वो बात करते हैं, एक वर्ल्ड कांग्रेस की बात करते हैं। ठीक है, तो बियॉन्ड बॉर्डर्स जाना है। सो ऑल मैनकाइंड एज वन फैमिली इवन प्रपोज्ड अ वर्ल्ड कांग्रेस टू रिजॉल्व द पॉलिटिकल डिफरेंसेस। ठीक है, देन वुमेन्स राइट्स, सती, सती के अगेंस्ट बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, जो 1829 में सती को बैन करना पड़ा। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ सती के लिए बहुत बड़ा रोल रहा है। इनका एक फर्स्ट ऐसे भी इसके ऊपर आया था। ठीक है, देन गवर्नर जनरल तब विलियम बेंटिक थे, उन्होंने फिर सती को बैन कर दिया 1829 में। अगेंस्ट पॉलीगैमी, मतलब मल्टीपल स्पाउसेस वगैरह ये सब बहुत था तब। ठीक है,
कुलीन ट्रेडिशन, इन सब के मतलब अगेंस्ट, मतलब सेलिंग यंग गर्ल्स टू द एजिंग एरिस्टोक्रेट्स, इस तरीके से ये सब जो घिनौनी कुछ प्रथाएं थी उसके अगेंस्ट थे वो। और इनके अगेंस्ट उसके बाद फर्स्ट इंडियन सोशल रिफॉर्मर कहा जाता है। ही अटैक्ड कास्ट सिस्टम बिकॉज इट वाज अ बैरियर टू नेशनल यूनिटी, ऐसे वो बोलते हैं। आत्मीय सभा इन्होंने फाउंड की 1815 में, जिसका बाद में ब्रह्मो समाज बना 1828 में। ठीक है। और क्या, उसको सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स भी कहा जाता था आत्मीय सभा को। वेस्टर्न एजुकेटेड थे, इंग्लिश मीडियम में एजुकेटेड थे, तो साइंटिफिक लर्निंग रैशनलिज्म इसके ऊपर फोकस था। हिंदू कॉलेज इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, विथ डेविड हेयर एंड राधाकांत देव इन कोलकाता। एंग्लो हिंदू स्कूल भी इस्टेब्लिश किया है, और वेदांता कॉलेज। ठीक है। सो संवाद कौमुदी एक उनका बंगाली वीकली था, जो फर्स्ट न्यूज़पेपर एडिटेड मैनेज बाय इंडियन सॉर्ट ऑफ कहा जाएगा। देन ब्राह्मणिकल मैगजीन इंग्लिश में आता था, टू डिफेंड हिंदुइज्म अगेंस्ट द मिशनरी अटैक्स। एंड देन मिरातुल अखबार एक पर्शियन लैंग्वेज में था, मिरर ऑफ इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है। बंगाल गैजेट। अगर मेजरी लिटरेरी वर्क्स अगर उनके देखें तो तफात अल मुहिद्दीन, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म। तो मोनोथिज्म में वन वन गॉड, सबका एक ही गॉड है, इस तरीके से बिलीव थी। द परसेप्ट्स ऑफ जेजस, द ब्रीफ रिमार्क्स, राइट्स ऑफ फीमेल्स, यूनिवर्सल रिलीजन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, एक्सपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम, गौडीय व्याकरण। तो इस तरीके से बंगाली लैंग्वेज का उन्होंने व्याकरण ग्रामर लिखा था। ठीक है। सो क्या क्या इसमें ट्रैप हो सकते हैं, एक तो एथिस्ट नहीं थे, ठीक है, तो वो मोनोथियस्ट थे, एथिस्ट नहीं थे, बिलीवर इन गॉड थे, वन गॉड में। ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी, लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जेरमी बेंथम से, जेस मिल से वो इन्फ्लुएंस थे। ब्रिटिश रूल को एज अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी उन्होंने कहा है, क्योंकि वो मॉडर्नाइजेशन जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे। ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ इट्स इकोनॉमी, लेकिन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे। और वेदास को उन्होंने 5 उपनिषद को इनटू बंगाली उन्होंने ट्रांसलेट किया है। सो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यूनिवर्सल सुप्रीम बीइंग, स्पिरिचुअल सिंथेसिस, आत्मीय सभा, ब्राह्मो समाज। ठीक है। सो मॉडर्निटी विद ट्रेडिशन, इस तरीके की बातें वो करते हैं। अब देखते हैं गांधी बापू जी क्यों। लगभग हर साल एक दो दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है। सो बॉर्न October 2, 1869, पोरबंदर, काठियावाड़ एजेंसी, गुजरात। ठीक है। महात्मा जो इनको कहा गया, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार कहा था। फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था इनको। और कैसर हिंद जो इनका कंट्रीब्यूशन था ड्यूरिंग आई थिंक बोयर्स वॉर, या मतलब उस टाइम पे जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क वगैरह किया था उसके लिए मिला था। और जालियनवाला बाग मैसकर में इन्होंने ये वापस कर दिया। ठीक है। तो लंदन में गए थे लॉ की स्टडी करने, और उसके बाद अगर हम देखें तो बाद में फिर साउथ अफ्रीका में गए। गुजराती मुस्लिम मर्चेंट्स थे, दादा अब्दुल्ला, उनकी हेल्प करने, उनकी केस लड़ने। फिर जाके वहीं पे वो कुछ साल उन तक सेटल कर गए हैं। देन ये पीटर्स मैरिटबर्ग्स, ये जो रेलवे स्टेशन का इंसिडेंट बहुत बड़ा इंसिडेंट रहा, उनको पूरा टर्न कर दिया। ठीक है। जो एपैर्थाइड मूवमेंट वहाँ पे था, एपैर्थाइडिज्म मतलब पूरा सेपरेशन किया हुआ था ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच में साउथ अफ्रीका में। ठीक है। तो इसके वो अगेंस्ट फिर वहाँ पे वो पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिए। सो साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट लगभग 1893 से 1914 तक वो साउथ अफ्रीका में रहे। वहाँ पे नेटल इंडियन कांग्रेस इस्टेब्लिश किया। देन एम्बुलेंस कॉर्प्स बोयर्स वॉर में, जिनके लिए उनको बाद में फिर या उनका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जो कंट्रीब्यूशन रहा है रिक्रूट्स करने के लिए ब्रिटिशर्स के लिए, तो उसके लिए भी उनको कैसर हिंद मिला। ठीक है। देन सत्याग्रह, मतलब इनका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक वहाँ पे ही किया है 1906 में। सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट जो वहाँ पे एसेटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था ना, कि मैरिज किया है तो रजिस्ट्रेशन करना है, वो एक सर्टिफिकेट लेके सब जगह घूमना है वगैरह वगैरह, बहुत सारे अलग अलग रूल्स लेके आए थे साउथ अफ्रीका में वहाँ का गवर्नमेंट। ठीक है। देन उसके बाद फिनिक्स सेटलमेंट, जो उनका पहला आश्रम सॉर्ट ऑफ दरबन में स्टेब्लिश किया था, जॉन रस्किन के टू द लास्ट से इंस्पायर होके। देन टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में इन्होंने स्टेब्लिश किया था। इसकी क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं, ठीक है, कौन सा आश्रम कब आया। जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म। उसके बाद इंडिया में 1915 को वो रिटर्न कर दिए। जनवरी 9 ये हम प्रवासी भारतीय दिवस के दिन पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोरे इनके पॉलिटिकल गुरु थे। देन फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में इस्टेब्लिश किया वो कोचरब आश्रम किया है, साबरमती आश्रम, जिसको मतलब बाद में वो शिफ्ट कर गए साबरमती आश्रम में। ठीक है। तो पहले कोचरब आश्रम आएगा, बाद में साबरमती आश्रम आएगा। तो फिर इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग के 3 मूवमेंट्स है, वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। रिजल्ट क्या हुआ, 25% रिफंड करना पड़ेगा फार्मर्स को, करना मतलब पड़ा जो भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ था 3 काटे सिस्टम के अगेंस्ट। इसके ऊपर लगभग 2-3 बार नेट में क्वेश्चन आया चुका है। देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 को फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था। ठीक है। नेगोशिएटेड दो वेजेस के लिए जो किया गया था। एंड खेड़ा सत्याग्रह 1918 को, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी लीड किया हुआ था। तो
तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ फर्स्ट नॉन कॉपरेशन इसको बोला जाएगा। तो यहीं पे मतलब ये 3 स्टार्टिंग के हैं, तो इसको आप मतलब CAK इस तरीके से याद रख सकते हो, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मास नेशनल मूवमेंट्स पे अगर देखें तो खिलाफत मूवमेंट 1919 में आया, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वहाँ पे ज़्यादा दिखी। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में आया, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ, उसके बाद वो वापस ले लिया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में आया, ठीक है, वहाँ पे उसके बाद गांधी अरविंद पैक्ट हुआ 1931 में, फिर वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर दिए, ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट एंड थर्ड बाइकआउट किया था, ठीक है। उसके बाद कम्युनल अवार्ड 1930 मैकडोनाल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड किया था, वहाँ पे गांधी अम्बेडकर क्लैशेस भी देखने को मिलते हैं, बाद में उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, साइन हुआ, फिर पुना पैक्ट 1932 ये सब वहाँ पे आता है, ठीक है। एरोडा जेल में थे तब बाबू। उसके बाद सेवाग्राम आश्रम 1936 में, क्योंकि 1930 में उन्होंने शपथ ली थी कि अब दांडी मार्च जो उन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम, कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा यहाँ तक जब तक इंडिया को फ्रीडम नहीं मिलता। तो तब सेवाग्राम में नया आश्रम बनाया गया, वहाँ पे वो पे स्टे कर रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को, ठीक है, अगस्त क्रांति, अगस्त मूवमेंट भी इसको बोला जाता है, वहाँ पे उन्होंने डू और डाई ये दे दिया था नारा। तो अब हम गांधी जी के कुछ इम्पोर्टेंट जो भी उन्होंने लिखा है, या जो भी उनके इम्पोर्टेंट जर्नल्स थे, इंडियन ओपिनियन करके एक न्यूज़पेपर या जर्नल साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद यंग इंडिया एक इंग्लिश वीकली थी, नवजीवन गुजराती हिंदी में पब्लिश होता था, देन हरिजन 1933 से पूना पैक्ट के बाद, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स उनके जो है, हिंद स्वराज 1909 में एक सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा बुक है, एक डायलेक्टिकल मेथड में, एक कॉन्वर्सेशन के मेथड में लिखा गया है। देन स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो उनका ऑटोबायोग्राफी है ये, ठीक है, सत्याचे प्रयोग। देन सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, देन गीता माय मदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, की टू हेल्थ, गुरु आरोग्याची गुरु किल्ली। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स है उनके। उन्होंने कुछ दो चीज़ें ट्रांसलेट की है, जो रस्किन कांट टू द लास्ट था उसको ट्रांसलेशन किया सर्वोदय में, और सत्यवीर की कथा जो प्लेटो का एपोलॉजी बुक है उसको ट्रांसलेट किया है सत्यवीर की कथा में। सत्यवीर कहते हैं सोक्रेटिस को, ठीक है, ये पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब उनकी की आइडियाज देखते हैं गांधी जी की। तो एक तो सत्याग्रह, ट्रूथ फोर्स, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है, तो सत्य के लिए सोल फोर्स, सत्याग्रह इज अ सोल फोर्स। एक, इट इज नॉट अ पैसिवली, नहीं है मतलब आप वीक हो इसलिए आप नहीं मान रहे हो, मतलब, लेकिन एक एक्टिव रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, लेकिन नॉन वायलेंट है। तो एक सत्याग्रह एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है, इट हुज अपोनेंट नॉट एज एनिमी बट एज ए ह्यूमन, तो उसको परस्यू करना है हमें, उसको हमें समझाना है, उसको सच बताना है, तो उसको मनवाना है, ठीक है। तो उसके उसके लिए हेट्रेड की फीलिंग नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। तो ये यहाँ से आता है। सो ट्रूथ मल्टीफेसिटेड होता है, ठीक है, ये जैनिज्म में भी अनेकांतवाद हमें देखने को मिलता है, तो यही है। तो यहाँ से भी वो इन्फ्लुएंस थे। देन स्वराज सेल्फ रूल, हिंदू स्वराज जो उनका बुक यहाँ से मिलता है, कि जस्ट नॉट जस्ट नेशनल इंडिपेंडेंस, लेकिन एक सेल्फ भी इंडिपेंडेंट होना है, सेल्फ भी एम्पावर्ड करना है खुद के ऊपर, लेकिन रिस्ट्रेंट्स भी कुछ कुछ होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करो। तो सेल्फ मास्टरी भी इंपॉर्टेंट है, जो पैशंस डिजायर्स होते हैं, जो हमारे ग्रीड्स होते हैं, उससे भी हमें खुद से ही मुक्ति चाहिए, ठीक है। तो उस सेंस में वो जो भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन था उसको क्रिटिसाइज करते हैं, मशीन्स वगैरह पे क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि एट दिन वो अगर जितना ज़्यादा मशीन का रोल होगा उतना ह्यूमन का रोल अगर कम होता जाएगा, तो वो नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इस सेंस से दे आर, मतलब गांधी जी वॉज नॉट एंटी मशीन एज सच, लेकिन मशीन का ह्यूमन के ऊपर हावी होना उसके वो अगेंस्ट थे। देन सर्वोदय वेलफेयर ऑफ ऑल, जो हमने अभी डिस्कस किया ही है, कि मतलब जॉन रस्किन का जो अन टू द लास्ट था, वहां से उन्होंने वो ट्रांसलेट किया था। राइज ऑफ ऑल, जो उनका तालिस्मान भी बहुत फेमस है, कि हम यूपीएससी के आंसर्स में लिखते हैं ना, कि मतलब इसको कोट किया जाता है कि आप कभी भी आप दुविधा में हो क्या करना है, तो आप वो सबसे लास्ट जो लीस्ट एडवांटेज, लिस्ट मतलब जो भी सबसे डिप्राइव्ड कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, तो उसका फेस मुख के सामने लेके आइए आपने, और उसको क्या मेरी एक्शन उसको हेल्प करेगी, ये सोच के आप डिसीजन ले लीजिए। तो इस सेंस में अंत्योदय, तो लास्ट मैन को प्रायोरिटी देनी है, जो पूरेस्ट ऑफ पुअर है। देन एंड्स एंड मीन दोनों भी इंपॉर्टेंट है, और मीन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स अगर सही होंगे तो ही एंड्स अच्छे होंगे, ठीक है। तो इस सेंस से वो मतलब कॉन्सिक्वेंशलिस्ट नहीं थे वो, दोनों भी चीजें चाहिए। एज द सीड सो द ट्री, इस सेंस से, ठीक है। उसके बाद मतलब मैकियावेली का जो एंड जस्टिफाई मीन्स है, वहाँ वहाँ में उसको काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैकियावेली को सॉर्ट ऑफ काउंटर किया गया है गांधी जी ने। स्टेट को नहीं चाहते थे, स्टेट तो फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहा जाता है। तो स्टेट रिप्रेजेंट वायलेंस इन अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, ठीक है।
तो राम राज्य एक एनलाइटन एनार्की है वेयर सेल्फ रेगुलेटेड इंडिविजुअल्स कोएग्जिस्ट विदाउट अ कोएर्सिव फोर्स। तो इस तरीके से वो लिखते हैं। तो ये जो उनका ओसेनिक सर्कल का कंसेप्ट है वो डिसेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग है कि विलेज एज अ बेसिक यूनिट, इंडिविजुअल को एज अ सेंटर वो देखते हैं वो उसमें। ठीक है। तो पावर शुड नॉट बी पिरामिड, हायरार्किकल नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि विलेज फिर मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या बाद में सब आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हायरार्की है। ठीक है। तो एक डिसेंट्रलाइजेशन, इक्वल पावर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। ठीक है। नॉन कोअर्सिव है। ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट है कि मतलब यू आर, मतलब ओनर्स तो सब है, यू आर जस्ट ट्रस्टी ऑफ दैट प्रॉपर्टी और ऑफ दैट वेल्थ, जो भी मतलब थे। ठीक है। तो जो वेल्दी इंडिविजुअल्स है दे शुड कंसिडर देमसेल्व्स एज अ ट्रस्टी, नॉट ओनर ऑफ दैट ऑल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ठीक है। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज लाइक अ ट्रैप ऑफ डेथ। ठीक है। तो एक उनके जो सेवन सिन का कंसेप्ट है वहां से आता है। ठीक है। तो एक यूनिवर्सल इथिक्स मोरालिटी की भी वो बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स है जो मैंने साइड में ऐसे, मतलब बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, लूज योरसेल्फ इन द सर्विस टू फाइंड योर अदर्स, लिव लाइक यू विल डाई टुमारो, लर्न लाइक यू विल लिव फॉरएवर, हैप्पीनेस इज व्हेन थॉट वर्ड एंड डीड आर अलाइन। मतलब जो इंटीग्रिटी, पर्सन के अंदर इंटीग्रिटी कब बोलते हैं हम, जो वो सोच रहा है या जो उसके दिमाग में है, जो वो बोल रहा है और जो वो कर रहा है, ये अगर सिंक में हो तो ही पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी बोलेंगे। ठीक है। स्ट्रेंथ कम फ्रॉम विल नॉट मसल, डू समथिंग रिजल्ट्स कम फ्रॉम एक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स थे, आपको थोड़ा बहुत इंस्पायर या मोटिवेट करेंगे। जब हम बापू के थॉट्स देखते हैं तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है, तो क्या क्या कंस्ट्रक्टिव करना है। तो जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो सोशल रीजनरेशन के अलावा नहीं आएगा। तो पहले सोशल रीजनरेशन चाहिए, उसके लिए क्या है, खादी। क्योंकि सब लोग अगर खादी में प्रोडक्शन करेंगे तो वो बेचेंगे तो उनके पास पैसा आएगा, तो फिर घर चलेगा। तो इस तरीके से एक सेल्फ एम्पावरमेंट होगी, या मतलब खुद काम करना है, लेबर खुद करना है। ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है। वहां से फिर हरिजन सेवक संघ वगैरह सब बाद में उन्होंने स्टेब्लिश किया था 1932 के बाद। सो उसके बाद एक 1941 का एक फेज है, उसमें फिर काउ प्रोटेक्शन, राइट ऑफ ट्राइबल्स, एडल्ट एजुकेशन, जो नई तालीम वगैरह, नया एजुकेशन का मॉडल लेके आते हैं, लेप्रेसी रिलीफ। ठीक है। तो ये वहीं से, इन्हीं से इंस्पायर हुए फिर बाबा आमटे, प्रकाश आमटे, ये सब पूरा जनरेशन जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, उनको दोनों को भी मैक्सिस अवार्ड मिला है। ठीक है। सो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन नई तालीम जो थी, वहाँ पे मदर टंग या क्राफ्ट या ये सब आर्ट्स, इनके ऊपर भी फोकस किया गया है। तो ये सब एजुकेशन, ये सब होता है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ठीक है। क्या क्या इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस थे बापूजी के ऊपर। तो एक तो जॉन रस्किन का अनटू द लास्ट, वहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर, गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेंट इन गुड ऑफ ऑल, इस तरीके से। देन लियो टॉल्स्टॉय का द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इसमें क्रिश्चियन एनार्किज्म, नॉन वायलेंस। ठीक है। तो खुद को फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहते थे। इसलिए वो स्टेट का विरोध करते हैं, स्टेट नहीं चाहिए था उनको। ठीक है। देन हेनरी डेविड थोरो का सिविल डिसोबीडियंस, वहां से राइट टू डिसोबे अनजस्ट लॉज। ठीक है। जो उनका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में हमें यही दिखता है ना कि सॉल्ट का जो टैक्सेस था उसके अगेंस्ट बहुत सारा मतलब प्रोटेस्ट किया गया क्योंकि वो अनजस्ट था। उसके बाद रॉय चंद्रभाई एक जैन फिलोसोफर थे। जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इन सब का भी भगवत गीता, निष्काम कर्मा, ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, ये सब यहाँ से आता है। इनको ईएमएस नंबूदिरपाद ने क्रिटिसाइज किया है महात्मायनिज्म में। ठीक है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव मिलता है वहाँ पे गांधी जी के ऊपर, जो क्रिटिसिज्म है, बुर्जुआजी लीडर कहा गया। और एक बी आर अम्बेडकर, इन्होंने भी इनको क्रिटिसाइज किया गया है, जो क्योंकि गांधी जी सपोर्ट करते थे वर्ना सिस्टम को, तो जहाँ से कास्ट हायरार्की पूरी आती है। ठीक है। मतलब कास्ट को अपोज करते थे, अनटचेबिलिटी को अपोज करते थे, लेकिन वर्ना सिस्टम में उनको दिक्कत नहीं लग रही थी गांधी जी को। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी बोलते हैं कि भाई पूरा कास्ट का पूरा ओरिजिन ही वर्ण सिस्टम में है। ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है इसके लिए। गांधी जी के ऊपर अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो एक तो खुद को फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहते थे। देन नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका था आपके एग्जाम में। देन अनटू द लास्ट, जो सर्वोदय का कंसेप्ट है वहां से। ठीक है। देन वर्ण सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनटचेबिलिटी एंड कास्ट को अपोज करते हैं। देन नॉन एसोसिएटेड विद, मतलब स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था स्टार्टिंग में 1905 में, तब तो वो साउथ अफ्रीका में थे, तो इस मूवमेंट से वो एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है। ये याद रखना है। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। Gandhi is not a violent anarchist but philosophical anarchist. स्वराज इज नॉट ओनली इंडिपेंडेंस बट उसमें सेल्फ रिस्ट्रेन भी है। ठीक है। उसके बाद सत्याग्रह जो है वो पैसिव नहीं है, एक्टिव मोरल रेजिस्टेंस है। ठीक है। पैसिव रेजिस्टेंस नहीं। देन सर्वोदय इज नॉट अ चैरिटी बट अ स्ट्रक्चरल मोरल इकोनॉमी की वो बात करते हैं वहाँ पे। और ओसेनिक सर्कल जो है उसमें कोई हायरार्की नहीं है कि भाई इंडिविजुअल विलेज, ऐसे हायरार्की नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन है। और मतलब हायरार्की कोई नहीं है, नॉन हायरार्किकल डिसेंट्रलाइजेशन है। और ट्रस्टीशिप जो है वो सोशलिज्म नहीं है, लेकिन इथिकल कैपिटलिज्म है सॉर्ट ऑफ। वो का इतना डायरेक्टली वो सब पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह इसकी बात नहीं कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है।
सो कभी कभी हो सकता है कि गांधीयन मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अलग अलग क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछे या कुछ उस टाइप से, तो हम वो भी देखते हैं, चलो ठीक है। तो स्टार्टिंग होती है 1915 में, 9 जनवरी को गोखले जी के रिक्वेस्ट पे वो इंडिया लौटे। उसके बाद कोचरब आश्रम जो है 1915 के ही मई में इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ओपनिंग सेरेमनी था 5 1916 में, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में, वहाँ पे वो उन्होंने लीड किया। वहां से क्या हुआ कि पीजन का कॉज जो था वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से ज्वाइन हो गया ना। पहले जस्ट इलाइट मूवमेंट देखा जाता था कि कोई ब्रिटिश लर्न या बहुत सारे एडवोकेट्स या बहुत सारे इलाइट अर्बन इलाइट लोग ही है, लेकिन ऐसा नहीं, धीरे धीरे हर एक क्लास अटैच हो रहा है फ्रीडम मूवमेंट से। यहाँ पे क्या हुआ, वर्कर लेबरर्स सॉरी पीजन क्लास ज्वाइन हो गया पूरा, ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मर्स। देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से पूरा वर्किंग क्लास मिल मिल वाला जो सब वर्कर्स होते हैं वो ज्वाइन हो गया 1918 में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह किया, यहाँ से भी पीजेंट्स ज्वाइन हो गए मूवमेंट को। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1920 में। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगस्त 1920 में। देन 24 में ही वाज द ओनली वंस ही चेयर द कांग्रेस सेशन, ठीक है। तो 24 में जो बेलगाम सेशन है कांग्रेस का, वो उन्होंने चेयर किया है। उसके बाद मार्च 12 1930 वो पूरा सॉल्ट सत्याग्रह वहाँ पे वो उन्होंने चलाया। उसके बाद दांडी मार्च जिसको कहा जाता है। देन ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब 6 अप्रैल 1930 को हुआ। देन गांधी वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू द एरोडा जेल मई 1930 में। उसके बाद गांधी अरविंद पैक्ट साइन हुआ है 5 मार्च 1931 में। उन्होंने फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सितंबर 1931 में पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद गांधी स्टार्टेड द फर्स्ट अन टू द डेथ टू जो कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट जो था, ठीक है। उसके बाद वो पूना एग्रीमेंट साइन हुआ है 24 सितंबर 1932 को। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हरिजन सेवक संघ, पूरा फिर अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, कास्टिज्म के अगेंस्ट उन्होंने फिर काम वहां से करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है 8 अगस्त 1942 डू एंड डाई का, ये सब पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है। देन 9 अगस्त 1942 को गांधी वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन एट द आगा खान पैलेस जो पुणे में है, ठीक है। और उसके बाद जून 1945 को गांधी अटेंडेड द शिमला कॉन्फ्रेंस टू एडवाइज द वाइसराय, ये सब पूरा पार्टीशन वो सब माहौल वहाँ से, ठीक है। उसके बाद गांधी स्पेंड द डे इन कलकत्ता प्रेइंग फास्टिंग, ये सब पूरा फास्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रीडम एट मिडनाइट ये जो अच्छी सीरीज आई है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। So, and Mahatma Gandhi ji was assassinated on 13 January 1948 by one fanatic Nathuram Godse, ठीक है। तो ये पूरा जर्नी, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है ना, कि जिस मतलब इतना बड़ा फ्रीडम मूवमेंट लीड करने वाला, नॉन वायलेंस सत्याग्रह की बात करने वाला, एक इतना बड़ा हमारा लीडर, एक ऐसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट लोग होते हैं, ठीक है। सो ये पूरा जर्नी रहा है। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी या फादर ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया, ठीक है। सो 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ है महू मध्य प्रदेश में, ठीक है, तब का सेंट्रल प्रोविंस। उनका ओरिजिनल नेम था भीमराव रामजी अम्बेडकर, एक बॉर्न इनटू महार कास्ट, ट्रेडिशनली कंसिडर्ड अनटचेबल इन महाराष्ट्र एक्चुअली। सो वहाँ से ये पूरा सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन इनके अगेंस्ट हुआ है, ठीक है। वही से, क्योंकि हमने क्या देखा है, अगर हम कम्युनिटेरियन थिंकर्स देखें तो सिचुएटेड सेल्फ की बात करते हैं, इमीडिएट सेल्फ की बात करते हैं। तो जहाँ से हम बड़े होते हैं, रेज होते हैं, हमारे आजू बाजू में जो चीज़ें हो रही होती है वो हमें हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते थे। ये बड़ा बहुत बड़ा रोल इनका, ये सब खुद ही एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन झेलने से उनके थॉट्स उनके राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो उन्होंने जो भी लिखा इस सबको हम अम्बेडकरवाद बोलते हैं, ठीक है। सो फैमिली बैकग्राउंड अगर इनका देखें तो उनके जो फादर थे वो सूबेदार थे इंडियन आर्मी में, ठीक है। सो एजुकेशनल अगर माइलस्टोन देखें तो एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में खुद को उन्होंने एनरोल किया। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो गए, ठीक है। गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा जो वहाँ के महाराजा थे, इन्होंने फंड किया स्कॉलरशिप के ऊपर। उसके बाद इनका जो एमए का थीसिस था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स के ऊपर था। सेकंड एमए का थीसिस नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया इसके ऊपर था। और इनका जो 1916 को पेपर भी आ गया कास्ट इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद उनका उसका कास्ट का जेनेसिस, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है वगैरह वगैरह, एक एंथ्रोपोलॉजिकल सेमिनार में ये प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद 1916 को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया इन्होंने। और पीएचडी का जो थीसिस था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, और बाद में जो डीएससी का जो उनका थीसिस था द प्रॉब्लम ऑफ रुपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, तो इसके ऊपर लगभग 2 बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। लीगल करियर उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया जून 1924 को। उसके बाद मेजर अगर मूवमेंट्स देखें, उनका एक पॉलिटिकल करियर भी देखें, तो अर्ली एक्टिविज्म अगर देखें तो साउथ बोरो कमेटी के सामने जाके उन्होंने कुछ अपने मतलब जो भी कम्युनिटी है उसके लिए कुछ राइट्स या उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने आर्ग्यू की, फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मांगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 को फाउंड की, ठीक है, तो फॉर मोरल एंड मटेरियल अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। उसका एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज ये स्लोगन यहाँ से दिया गया है, वो बहुत ही फेमस स्लोगन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये स्लोगन आज भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है, ठीक है। सो दिसंबर 23 जून में
में या डीयूटी में भी अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। महार सत्याग्रह, एक 14 टैंक, एक वाटर टैंक था, पब्लिक वाटर टैंक, वहाँ पे पानी पीना वहाँ से अलाउड नहीं था शेड्यूल कास्ट लोगों को। तो उसके अगेंस्ट ये पूरा मूवमेंट चला। ठीक है, मतलब कितनी मतलब यार मतलब कोई जानवर पी सकता है लेकिन इंसान नहीं पी सकता है, तो मतलब सबको पीने का अधिकार होना चाहिए। तो वहां से ये पूरा मूवमेंट खड़ा हो गया। तो मनुस्मृति दहन, मतलब कि ये पूरा जो कास्ट सिस्टम है वो मनुस्मृति से आता है, जो पूरा पैट्रियार्की है वो मनुस्मृति से आता है, तो उसको बंद करना चाहिए। तो यहाँ से ये पूरा मनुस्मृति दहन 25 दिसंबर 1927 को। फिर समाज समता संघ स्टैब्लिश किया फॉर सोशल इक्वालिटी 1927 को। ठीक है, सो कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट चला है। नासिक में एक टेम्पल था, ये एक राम का टेम्पल है कालाराम। ठीक है, तो वहाँ से वहाँ पे एंट्री नहीं थी दलित्स को, तो उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट खड़ा किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी है, जो कि मान्य भी हुई। ठीक है, जो कम्युनल अवार्ड जो हम बोलते हैं मैकडोनाल्ड का, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ 1932 को। ठीक है, उसके बाद ये पूरा रिजर्वेशन का सिस्टम पूरा चेंज हो गया। सो पहले जो एक्चुअली जो कम्युनल अवार्ड में सीटें थी वो 71 मिलनी थी, वो अब उसके बाद पूना पैक्ट के हिसाब से 148 मिलेंगी, लेकिन सेपरेट नहीं रहेंगी वो। ठीक है, सो पूना पैक्ट, लोतेन कमेटी, ये सब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके। जो लोतेन कमेटी थी वो इट वाज फॉर अ फ्रेंचाइजी, मतलब जो अडल्ट सफरेज वगैरह ये सब होता है, इलेक्टोरल रोड मैप। ठीक है, उसके बाद अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर देखें तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उन्होंने 1936 में इस्टेब्लिश की थी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में इस्टेब्लिश किया था टू यूनाइट अनटचेबल्स। लेबर मूवमेंट 1942 में। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो मेंबर थे। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं, और फर्स्ट लॉ मेंबर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के। ठीक है, अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनकी अगर कोर फिलोसॉफी या कंसेप्ट देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने कास्ट का एनालिसिस किया है, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट लिखा है। तो ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात करते हैं कि कैसे, मतलब स्लेवरी तो ठीक है, बस जस्ट वाइट और ब्लैक इस तरीके से एक डिवीजन था, और ब्लैक स्लेव्स बना के रखा हुआ था अफ्रीका से जो आए थे। लेकिन एक बाइनरी थी जस्ट। ठीक है, मास्टर स्लेव। यहाँ पे क्या है, विद इन कास्ट सिस्टम भी एक एक ग्रेड इन इनइक्वालिटी है। सो विद इन अनटचेबल्स आल्सो देयर आर लॉट ऑफ कास्ट, एंड उसमें भी एक हायरार्की बना के रखी हुई है। ठीक है, सो देयर इज समवन अबो, मतलब कोई बिलो है, कोई अबो है, ये तो मतलब पूरा एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। इस तरीके से डिमीन भी किया जाता है। ठीक है, सो एनुलेशन ऑफ कास्ट की वो बात करते हैं कि ये कैसे जस्ट नॉट जस्ट डिवीजन ऑफ लेबर बट डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। ठीक है, एंड सोशल रिफॉर्म्स चाहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेसी एंड स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं, सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तीनों ट्रिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये होगी तो ही उसका कुछ मीनिंग है, उसका कुछ सब्सटेंस है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। देन स्टेट सोशलिज्म, ही एडवोकेटेड फॉर स्टेट कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, कलेक्टिव फार्मिंग की बात करते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट द प्राइवेट एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि तब क्या था कि अनटचेबल्स, मतलब फॉर्मरली उनके पास कोई लैंड ही नहीं थी। ठीक है, तो मतलब कैसे कुछ गुजारा हो पाएगा, किसी के काम में, काम खेत पे काम करना है वगैरह वगैरह, वहां से ही। तो बेसिक इंडस्ट्रीज शुड बी ओन्ड बाय स्टेट एंड एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज अ स्टेट इंडस्ट्री, इस तरीके की बातें वो वहां पे करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये जो एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कंसेप्ट है वो जॉर्ज ग्रोट का है, उनसे उन्होंने बोरो किया था। इट मीन्स एडहेरेंस टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट जस्ट द टेक्स्ट, लिटरल टेक्सचुअल मीनिंग जस्ट नहीं है, उसके बियॉन्ड जाना है, चेक अगेंस्ट टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट। सो विलेज को बोलते थे कि इट इज मतलब डे नो और इग्नोरेंस एक्सेट्रा विलेज में होता है, क्योंकि विलेज में सबसे ज्यादा सुपरस्टिशन होते हैं वगैरह वगैरह, कस्टम ट्रेडिशन, कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस होते हैं, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है। सो ही स्ट्रांगली अपोज्ड पंचायती राज सिस्टम इनिशियली। So famous quote was, "What is village but a sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness and communalism." So he feared that village would sustain the caste system. ठीक है, देन pragmatism and influence, intellectual influence जॉन डिवी का था। ठीक है, जो उनके टीचर थे वहाँ से रूल ऑफ लॉ वगैरह ये सब कंसेप्ट आते हैं। ज्योतिराव फुले, उनको भी अपने गुरु मानते हो, वहाँ से सोशल रिफॉर्म वगैरह ये सब आता है, जिनको इंडिया का फर्स्ट सॉर्ट ऑफ मार्टिन लूथर किंग ज्योतिबा फुले को कहा जाता है। Then बुद्धा जो है वहाँ से इथिक्स, एंड कबीर, तुकाराम, इन सब का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा रहा है। तुकाराम एक वारकरी संत रहे हैं, जो अगेंस्ट कास्ट सिस्टम बहुत सारे अभंग उन्होंने लिखे, या वो एक इक्वल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में लिखते हैं, बहुत सारा फ्रेटर्निटी के बारे में लिखते हैं। सो जॉन डिवी का जो प्रैग्मेटिज्म है उससे उन्होंने एनालाइज किया है पूरा इंडियन सोसाइटी को। अगर हम देखें कि कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, लगभग उन्होंने 1935 को ही कहा था कि आई वॉज बॉर्न ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू, एंड येवला कॉन्फ्रेंस इन नासिक में। तो उन्होंने 1956 को कन्वर्ट कर दिया, इन दीक्षा भूमि नागपुर पे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, सो ही फाउंडेड द भारतीय बुद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इन 1955। ठीक है, ही रीइंटरप्रेटेड बुद्धिज्म एज अ सोशल गॉस्पेल, रिजेक्टिंग जो भी मेटाफिलिज्म या सुपर एलिमेंट्स बुद्धिज्म में बाद में जो आई थी ना बुद्धा के बाद में, उन सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इन फेवर ऑफ एथिक्स एंड जस्टिस।
तो देखते हैं अभी बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर कौन से बुक्स उन्होंने लिखे हैं। एक है कास्ट इन इंडिया, जो नेट में पूछा गया था क्वेश्चन। मुक नायक, जो उनका एक शॉर्ट ऑफ न्यूज़पेपर था, एक वीकली थी, अ, ठीक है, मराठी वीकली थी। प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जो उनका डॉक्टरल थीसिस है। बहिष्कृत भारत एक पीरियोडिकल था। जनता एक वीकली जर्नल है। एनिलेशन ऑफ कास्ट एक अनडिलीवर्ड स्पीच उनको देना था एक्चुअली, लेकिन वो कैंसिल करना पड़ा। जो भी मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज, कंजर्वेटिव एलिमेंट्स थे, उन्होंने अपोज किया। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रानडे गांधी एंड जिन्ना, then what Congress and Gandhi have done to the untouchables, who are the Shudras, ज्योतिबा फुले को डेडिकेट किया था ये बुक। देन स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया सॉर्ट ऑफ एक आइडिया प्रपोज किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए सबका, एक यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन। देन द अनटचेबल्स, हु आर दे एंड व्हाई दे वर अनटचेबल्स, महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एंड रिडल्स इन हिंदुइज्म। तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है, अलग अलग एग्जाम में यही पूछते रहते हैं। सो वी ऑलरेडी गॉन थ्रू हिज बुक्स, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स देखते हैं, पीरियोडिकल्स देखते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मुक नायक, लीडर ऑफ द साइलेंट, ठीक है। सो स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ महाराजा ऑफ कोल्हापुर, शाहू महाराज, ठीक है, टू रेज द वॉइस एंड दलित ग्रीवांसेस 1920 में। देन बहिष्कृत भारत 1927 में। बहिष्कृत मतलब एक्सक्लूडेड, ठीक है। देन जनता द पीपल, लेटर रिनेम्ड एज अ प्रबुद्ध भारत एनलाइटेंड इंडिया, ठीक है, 1930 में। एंड समता 1928, ठीक है। ऑर्गन ऑफ समाज समता संघ जो इन्होंने स्टेब्लिश किया था, उसका एक सॉर्ट ऑफ ऑर्गन न्यूज़पेपर जैसा काम करता था। इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में। देन उनके जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, एक गेल ऑमलेट बहुत एक अच्छी अम्बेडकराइट स्कॉलर थी। उन्होंने अम्बेडकर टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड इंडिया लिखा है, एक सोशोलॉजिस्ट थी, ठीक है, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है इन एक दो साल में, आई थिंक 2-3 साल हो गए होंगे। दिस समरी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस अगर जस्ट रिवाइज करें तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा सबसे पहले 1924 में, देन समाज समता संघ 1927 में, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, जहाँ से उन्होंने मुंबई में जो सिद्धार्थ कॉलेज है, मिलिंग कॉलेज है औरंगाबाद में, अभी का संभाजीनगर, यहाँ से। एंड द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया 1956, उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ उसको प्रपोज किया था, जो उनकी डेथ के बाद एक्चुअली स्टेब्लिश हुई है, ठीक है। सो जस्ट रिवाइज करें तो ब्रोकन मैन थ्योरी, ठीक है। सो अनटचेबल्स वर ओरिजिनली ब्रोकन मैन, ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग आउटसाइड जो विलेजेस। सोशल डेमोक्रेसी, मॉडल ऑफ एसोसिएटेड लिविंग, देन ग्रेडेड इनइक्वालिटी, वहाँ पे डिस्क्राइब कास्ट नॉट एज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन बट अ वर्टिकल लैडर वेयर एवरी कास्ट हैज समवन अबव एंड बिलो देम। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, जो जॉर्ज ग्रोट से उन्होंने बोरो किया था, कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट बट स्पिरिट ऑफ एडरेंस टू डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, तो वो लिविंग है, डेमोक्रेसी हमारे लिविंग में आनी चाहिए। देन स्टेट सोशलिज्म की वो बात करते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का सोशलिज्म। देन धर्मा एंड धम्मा, इस इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। रिजेक्टेड धर्मा रिचुअल कास्ट इन फेवर ऑफ धम्मा बेस्ड ऑन मॉरलिटी एंड इक्वालिटी एथिक्स, ठीक है। सो वी डी सावरकर, द आइडियोलॉग ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। तो आजकल बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें, यूजीसी नेट में हो, सीयूटी पीजी में हो, अलग अलग एग्जाम्स में हो। तो नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम था। इन्होंने ही खुद एक बुक लिखा था, उस बुक में मतलब सॉर्ट ऑफ उन्होंने वीर सावरकर इस नाम से ये बुक लिखा था, ठीक है। तो उनका स्टडी फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में हुआ है, बाद में वेंट टू लंदन, ठीक है। और वहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा इनका जो इंडिया हाउस था, वहाँ से उन्होंने अपने एक्टिविटीज़ को जारी रखा। सो ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय जोसेफ मैजिनी, इटालियन रिवोल्यूशनरी जो थे। और ही रोट ऑल्सो मैजिनी चरित्र इन मराठी एक्चुअली, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न एनलाइटनमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। सो कुछ कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं कि उन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश किए, उनकी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए बोलते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज कौन सी है। तो मित्र मेला ये सबसे पहले इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1899 में, अ बैंड ऑफ सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, इनकलकेट रिवोल्यूशनरी नेशनल स्पिरिट एंड कॉन्शियसनेस अमॉन्ग यूथ, व्हाट वाज द पर्पस। देन he renamed that Mitra Mela to Abhinav Bharat Society, a Young India Society, modeled after Mazzini's Young Italy, ठीक है, क्योंकि उनसे वो बहुत इन्फ्लुएंस थे 1904 में। देन इन लंदन फेज, मतलब 1906 से 1910 के बीच में, फ्री इंडिया सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन लंदन टू एडवोकेट फॉर इंडियाज लिबरेशन, एसोसिएटेड विद द इंडिया हाउस, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा इनका था। यहाँ पे बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज तैयार हुए हैं, या एक नेटवर्क सॉर्ट ऑफ था यहाँ पे, ठीक है। सो उसके बाद इम्पोर्टेंट है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने लिखा, इसके ऊपर बहुत बार पूछा जा चुका है। मतलब जो पहला जिसको 1857 का जो भी स्वातंत्र्य समर था, या जो कोई उसको म्यूटिनी बोलता है, तो इन्होंने जो उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, ठीक है।
He was first to call the 1857 mutiny as the first war of independence. So इनको बाद में फिर नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में जो भी वहाँ के डीएम जो जैक्सन थे, इनका जो मतलब उनको जब मारा गया तो उसमें अनंत लक्ष्मण कानेरे इन्होंने उनको मारा, तो ऐसे बोला गया कि ये इनकी डिसाइपल डिसाइपल थे या इनके इन्फ्लुएंस में मारा है, तो इनको भी सॉर्ट ऑफ इन्होंने पिस्तौल प्रोवाइड की वगैरह वगैरह। तो नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में इनको अरेस्ट हुआ, ठीक है। तो फिर इनको इम्प्रिजमेंट भी हुआ अंडमान निकोबार में जो भी सेलुलर जेल था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बाद में फिर उनको छोड़ा गया और उनको मतलब बोला गया कि आप रत्नागिरी नहीं छोड़ सकते, जो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है कोंकण में, तो यहीं पे आपको रहना पड़ेगा इसी डिस्ट्रिक्ट में, एंड कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट नहीं करते, इस टर्म्स पे इनको छोड़ा गया। तो वहाँ पे इन्होंने रत्नागिरी हिंदू सभा इस्टेब्लिश की, पतित पावन टेम्पल इस्टेब्लिश किया जो वाज ओपन टू ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग एक्स अनटचेबल्स, एंड ही वाज अ रैशनलिस्ट एथिस्ट, ठीक है। तो खुद को उन्होंने रैशनलिस्ट एथिस्ट कहा है। तो he criticized Hindu rituals and famously said that the cow protection is not a religious duty but an economic one. He called cow as a useful animal, not a mother as such. तो ये इनके राइटिंग्स में हमें दिखता है। सो पॉलिटिकल करियर अगर देखें तो ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा फॉर 7 consecutive years 1937 से 1943 के बीच में। ही गेव द टू नेशन थ्योरी, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड दैट देयर आर टू एंटागोनिस्ट नेशंस लिविंग साइड बाय साइड इन इंडिया, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। तो unlike Jinnah, Savarkar wanted a single state where the majority Hindus would hold sway rather than a partition of territory, etc. So एक कोएलिशन गवर्नमेंट भी 1942 में हिंदू सभा और मुस्लिम लीग का सिंध में इस्टेब्लिश हुआ था, बंगाल में भी था। कांग्रेस को अपोज किया है, खिलाफत मूवमेंट को भी अपोज किया है, क्रिटिसाइज गांधी फॉर खिलाफत मूवमेंट कॉलिंग इट एज अपीजमेंट, अपोज्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। इस तरीके से देखा जाता है। कोर पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, तो एक तो हिंदुत्व, तो इसेंशियल ऑफ हिंदुत्व इनका जो बुक है, इसमें हिंदुत्व इज अ कल्चरल नेशनलिज्म डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म, ठीक है, इस तरीके से। और हिंदू कौन है? पर्सन हु रिगार्ड्स दिस लैंड, मतलब जो भारतवर्ष है या इंडिया है उसको फ्रॉम इंडस टू दी सीज फ्रॉम बोथ साइड एज अ पितृभूमि आल्सो, मतलब फादरलैंड एंसेस्टर लैंड, एंड पुण्यभूमि आल्सो, मतलब होली लैंड, लैंड ऑफ ओरिजिन ऑफ देयर रिलीजन, इस तरीके से, ठीक है। एंड थ्री इसेंशियलिस्ट, मतलब थ्री इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ हिंदुत्व बोलते हैं कि एक तो है कि टू बी हिंदू नेशनल वन मस्ट शेयर अ राष्ट्र नेशन कॉमन टेरिटरी ज्योग्राफी जाति रेस कॉमन ब्लड डिसेंट एंड संस्कृति कल्चर कॉमन कल्चर सिविलाइजेशन। सो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म कल्चरल नेशनलिज्म की वो बात करते हैं। बेसिस ऑफ नेशन इज अ कल्चर नॉट जस्ट अ टेरिटरी और कॉन्ट्रैक्ट। देन स्वराज्य एंड स्वधर्म, स्वराज्य इज अ पॉलिटिकल लिबरेशन फ्रॉम कोलोनलिज्म एंड स्वधर्म इज अ प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, ठीक है। सो इस तरीके से वो बोलते हैं। ही इन्विजन्ड अ मॉडर्न कास्टलेस इंडस्ट्रियल इंडिया विद अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड हिंदुत्व आइडेंटिटी। सो इनके कुछ कुछ बुक्स देखते हैं। तो एक होता है मैजनी चरित्र, जो उन्होंने लिखा, मैजनी से बहुत ज़्यादा इटली के वो इन्फ्लुएंस थे। देन द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देन इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, देन हिंदू पद पातशाही where he reviewed the Maratha Empire, then Hindu Rashtra Darshan, a collection of his presidential speeches when he was uh, uh, president of the Hindu Mahasabha and all. Then six glorious epochs of Indian history, ट्रेसिंग हिंदू जो भी पूरा रेजिस्टेंस हुआ है अलग अलग टाइम्स में। देन मोपला, नॉवेल ऑन मोपला रिविलियन जो केरला में हुआ था। एंड मेरा आजीवन कारावास, मतलब जो बाद में पब्लिश हुआ, जो उनको सेलुलर जेल में जो भी उन्होंने वहाँ पे उनके साथ हुआ है, जो भी टॉर्चर वगैरह जो भी हुआ है, तो इस तरीके से ये लिखते हैं। सो कभी भी वो आरएसएस के मेंबर्स नहीं थे, आरएसएस उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था। वो खुद को एक सेल्फ डिक्लेयर्ड एथिस्ट या रैशनलिस्ट थे वो। तो ऑर्थोडॉक्सी या जो भी उस टाइम की जो चीज़ें थी उनको क्रिटिसाइज करते थे। इनके ऊपर एक पोस्टल स्टैम्प भी 1970 में इस्टेब्लिश किया हुआ है। और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अगर देखें तो हिंदुत्व, कल्चरल नेशनलिज्म, अभिनव भारत, पितृभू पुण्यभू, ये कंसेप्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अलग अलग क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। सो लेट्स नाउ सी पंडिता रमाबाई, एक इंडियन फेमिनिस्ट स्कॉलर इनको कहा जाता है। इन्होंने अमेरिकन ऑडियंस के लिए एक्चुअली एक बुक लिखा था। इनके ऊपर अगर क्वेश्चंस आएंगे तो या तो उनके बुक्स पूछेंगे या इन्होंने एस्टेब्लिश किए हुए ऑर्गेनाइजेशंस पूछेंगे, इंस्टीट्यूशंस पूछेंगे, ठीक है। पहला बुक इंपॉर्टेंट है, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, यही आपके एग्जाम्स में बार बार आता रहता है। एक्चुअली अमेरिकन ऑडियंस के लिए लिखा गया था टू एक्सपोज द ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड पर्टिकुलरली चाइल्ड विडो का जो सिस्टम था इंडिया में,
ये विद इन हिंदू कास्ट सिस्टम। सो उसको एक्सपोज करने के लिए लिखा था। उसके बाद स्त्री धर्म नीति, ये बुक मेजर बुक था, एक मराठी में ये बुक लिखा था एक्चुअली। कैसे वुमेन के ऊपर अलग अलग ड्यूटीज पेट्रोल के सिस्टम में डाली जाती है, और उनका जो स्टेटस वगैरह वगैरह टू कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एजुकेशन वगैरह से। देन इसके बाद पंडित रमाबाई अमेरिकन एनकाउंटर द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक डिटेल अकाउंट था जो उन्होंने अमेरिका में ट्रैवल किया, इसके ऊपर उनके जो वहाँ पे के ऑब्जर्वेशंस थे। बाइबल को इन्होंने मराठी में ट्रांसलेट किया है। इनके जो की ऑर्गेनाइजेशंस अगर हम देखें तो एक है आर्य महिला समाज, टू प्रमोट द वुमेन्स एजुकेशन एंड कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। देन शारदा सदन, ये होम फॉर लर्निंग मुंबई में इस्टेब्लिश किया था, लेटर पुणे में मूव किया, स्पेशली फॉर द चाइल्ड विडोज। ठीक है, नॉन सेक्टेरियन स्कूल दैट प्रोवाइडेड बोथ एकेडमिक एंड वोकेशनल स्किल्स। देन पंडिता रमाबाई मुक्ति सदन, 1898 में, लोकेटेड एट केड़गांव नियर पुणे। दिस मिशन सर्व्ड एज अ सैंक्चुरी फॉर द थाउजेंड्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ फेमेन एंड सोशल, मतलब फेमेन जो था उसके जो विक्टिम्स थे, या सोशल ऑस्ट्रेसिज्म के जो बाइकआउट के वगैरह ये जो विक्टिम्स थे, उनके लिए टू रिमेन एक्टिव, प्रोवाइडिंग हाउसिंग एजुकेशन एक्सेट्रा। Then Kripa Sadan, for a fallen woman who had been cast out of society, established as a part of her broader welfare network, मतलब जो जिनको आउट ऑफ कास्ट डिक्लेयर कर दिया है, जिनके साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहा, कोई बातें नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। देन बातमी सदन, एन इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू केयर एंड एजुकेट द ब्लाइंड वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए, और ये सब बुक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बुक ये ऊपर के दो है, हाई कास्ट हिंदू वुमेन एंड स्त्री धर्म नीति। ठीक है। सो लेट्स सी सम बुक्स ऑफ द ज्योतिबा फुले। इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आना है तो इनके बुक्स पूछेंगे, इनके कंसेप्ट भी पूछ सकते हैं। तो एक है गुलामगिरी, स्लेवरी इंग्लिश में अगर बोले तो, अमेरिकन मूवमेंट को डेडिकेट किया था टू एबोलिश स्लेवरी। सो इंडिया में कैसे स्लेवरी है एक सॉर्ट ऑफ, ठीक है। सो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो है, और जो रिचुअल्स कस्टम्स ट्रेडिशंस, और कैसे जो बहुजन समाज है उनको एज अ स्लेव, उस कस्टम्स ट्रेडिशंस का स्लेव बना के रखा हुआ है, उस तरीके से ब्राह्मणिकल हेजेमनी की वो बात करते हैं। एंड स्लेवरी जो शुद्राज है उनको कैसे स्लेव बना के रखा हुआ है, इस तरीके से वो बात करते हैं। उसको हमें छोड़ना पड़ेगा उस स्लेवरी को, इस तरीके से वो लिखते हैं। शेतकऱ्याचा आसूड, मतलब फार्मर्स के लिए लिखा गया था ये एक्चुअली, टू कल्टिवेटर्स वगैरह, टू कैसा उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सब पूरे मनी लेंडर्स के सिस्टम में, कोलोनियल ब्यूरोक्रेसी के टाइम में, कॉन्टेक्स्ट में। देन इशारा, एक सॉर्ट ऑफ वार्निंग दी थी कि कास्ट बेस्ड डिवीजन से कैसे भाई ये खतरा है सोशल यूनिटी के लिए, इसके रिगार्डिंग। देन सार्वजनिक सत्य धर्म, उनकी डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ, यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ट्रूथ। तो सत्य धर्म मतलब ट्रूथ सीकर्स, इन्होंने एक सोसाइटी भी स्टेब्लिश की थी, ट्रूथ सीकर सोसाइटी। ठीक है। देन ब्राह्मणाचे कसब, कनिंगनेस ऑफ द ब्राह्मीन्स, वहाँ पे वो एक्सपोज करते हैं कि हाउ रिलीजियस रिचुअल्स वर यूज्ड एज अ टूल्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन। जो टेम्पल्स या अलग अलग जो रिचुअल्स वगैरह जो पूरी लाइफ हम फॉलो करते हैं, तो उस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। ये इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, इनका भी रोल बहुत बड़ा है, फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। तो उनके अगर उन्होंने सत्यशोधक समाज ट्रूथ सीकर सोसाइटी स्टेब्लिश की थी 1873 में, एम्ड एट लिबरेटिंग शुद्राज एंड अति शुद्राज फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रीस्ट एंड रिलीजियस टेक्स्ट एक्सेट्रा। फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल्स 1948 में स्टेब्लिश किया था भिड़ेवाड़ा पुणे में। ही वॉज नॉट अगेंस्ट ब्राह्मीण एज सच, क्योंकि ये जो होम था, ये भिड़ेवाड़ा जो था वो भी एक ब्राह्मीण का ही था। लेकिन वो ही वॉज अगेंस्ट दैट सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी दैट डोमिनेट्स, या दैट मतलब मेक्स स्लेव्स। ठीक है, तो इस तरीके से सो वुमेन एजुकेशन का पायोनियर बोला जाता है। देन बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी स्टैब्लिश किया था फॉर द प्रेग्नेंट विडोज, स्पेशली ब्राह्मीण विडोज, टू प्रिवेंट द इन्फेंटिसाइड एंड प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। देन हंटर कमीशन के सामने टेस्टमनी दी थी। ठीक है। एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन हो, और जो भी लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है फॉर लोअर कास्ट इन सर्विसेज वगैरह, इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहिए वगैरह। और इनको महात्मा टाइटल जो दिया था विट्ठल राव कृष्णाजी वाडेंकर, इन्होंने पब्लिक मीटिंग मुंबई में दिया था। लेट्स नाउ सी रविंद्रनाथ टैगोर, इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं। सो नेशनलिज्म, इनके अगर क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नेशनलिज्म का एक चैप्टर होता है, पॉइंट है उसके, उसमें क्वेश्चन आते हैं। ही वाज अगेंस्ट नेशनलिज्म, वो कहते थे कि नेशनलिज्म एक कमर्शियल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल एक सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी या मशीन है, वो क्रशेस ह्यूमन स्पिरिट, क्योंकि वो आइसोलेट करके रखता है, नेशन नेशन में ह्यूमंस को डिवाइड करके रखता है। ही वाज इन फेवर ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म। ठीक है। द होम एंड द वर्ल्ड, ये बुक इन्होंने लिखा है। ठीक है, टू एक्सप्लोर एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम लिखा था। ठीक है, 1901 मतलब उसके पहले थोड़ा सा कॉन्टेस्ट में। ठीक है। उसके बाद 1910 में उन्होंने गीतांजलि लिखा, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। उसके बाद 1924 में रिलीजन ऑफ मैन लिखा है, ह्यूमैनिटी ऑफ गॉड की वो बात करते हैं, स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करते हैं। देन साधना 1912 में लिखा है, रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, एक फिलोसॉफिकल एसेज है उसमें उनके। ठीक है। सो यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म की बात करते हो। ठीक, यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की बात करते हैं, रादर देन नेशनल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, जिसके वो अगेंस्ट थे। क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, ऑर्गेनाइज सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ अ पीपल, नेशनलिज्म एज ऑर्गेनाइज सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इस तरीके से बात करते हैं कि एक जियोग्राफिकल डेमोन है वो, इट लीड्स टू वॉर एंड हेट्रेड, इस तरीके की वो बात करते हैं।
देन इंटरनेशनलिज्म के वो फेवर में थे, कॉस्मोपॉलिटनिज्म के फेवर में थे। मीटिंग ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, दोनों का सिंथेसिस होना चाहिए, कल्चर एजुकेशन रैदर देन जस्ट पॉलिटिकल डोमिनेंस। देन फ्रीडम, स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात करते हैं, ट्रू फ्रीडम, मुक्ति, इमेंसिपेशन, नॉट जस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बट इनर फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये उनका बहुत अच्छा पोएम भी है, ठीक है। फ्रॉम ग्रीड, फ्रॉम नैरो माइंडेडनेस एक्सेट्रा। एंड स्वदेशी समाज, जहाँ पे वो एक हिज विजन ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन वेयर द विलेज सोसाइटी मैनेजेस इट्स ओन अफेयर्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है स्वदेशी समाज। सो ऑन नेशनलिज्म हमने देखा, नेशनलिज्म ग्रेट मीनास, इट इज अ पर्टिकुलर थिंग विच फॉर इयर्स हैज बीन एट द बॉटम ऑफ इंडियाज ट्रबल्स। तो नेशनलिज्म कैसे इंडिया के ट्रबल्स का एक कारण है। On patriotism, I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I alive. On freedom, where the mind is without fear and the head is held high, ये बहुत अच्छा कोट है, मुझे बहुत पसंद है ये कोट, आप भी पढ़ सकते हो, पोएम बहुत अच्छी है एक्चुअली, जो फ्रीडम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, आप पढ़ सकते हो, मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम में, चैनल में। On state, government is a force but society is a creation. On education, the highest education is what which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence, ये इंपॉर्टेंट कोट। ठीक है, so here we done with your syllabus of CUT PG political science, Indian political thought। ठीक है, सो सब्सक्राइब करना जरूर, इसके बाहर का मुझे लगता नहीं कुछ आपके एग्जाम में आएगा, आगे आएगा तो भी वो किससे सॉल्व नहीं होने वाला, तो कहीं लगेगा अगर लगेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहिए, इग्नू से वगैरह आप पढ़ सकते हो इसके लिए। एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना इस वीडियो के बारे में आपके फ्रेंड्स में।